Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue the chapter number 6, class 11, thermodynamics. It is the lecture number 5. In the previous lecture we have discussed many enthalpies, Hess law, related numericals related to the Hess law. If you have not seen, then you can see these videos from from my channel. I will provide their links also in the description box. You can also check from there. Today the first topic is limitations of first law of thermodynamics. अभी आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, आज उसके में लिमिटेशंस करनी है. इट व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दैट? इट गिव्स एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस ऑफ different forms of energy, but it provides no information about the spontaneity or feasibility of a process. ये क्या करता है प्रिंसिपल? ये एग्जैक्ट डिफरेंट इक्विवेलेंस तो बताता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में. मीन्स ये वाली एनर्जी है, टोटल इसमें चेंज हो रही है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी और यू कैन से दैट फिजिबिलिटी. ये स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं देता. फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी मीन्स वेदर द प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट, कि जो आपका प्रोसेस लिख रहे हो आप या सोच रहे हो दैट इज पॉसिबल और नॉट, ये है भी, होगा भी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता चलता इस बारे में, है ना. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. द प्रोसेस विच हैज़ ए नेचुरल टेंडेंसी टू अकर आइदर बाई इट सेल्फ और बाई इनिशिएशन. वो प्रोसेस जो अपने आप होने की टेंडेंसी शो करता है या फिर आफ्टर इनिशिएशन शुरू हो जाता है. बाय इनिशिएशन अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. वो प्रोसेस जो अपने आप हो जाए या आफ्टर इनिशिएशन हो जाए उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इट सेल्फ. पहले उनके एग्जाम्पल्स लेंगे जो अपने आप होते हैं. नंबर 1, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी. जो एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी होती है वो अपने आप ट्रांसफर हो जाती है. नंबर 2, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ वाटर डाउन ए हिल. आप हिल पे से वाटर नीचे फ्लो करा दो तो डाउन द हिल अपने आप आ जाता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता. नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड O2 टू फॉर्म HI. H2 और I2 को यदि हम मिक्स कर दें आपस में तो वो HI फॉर्म करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज द प्रोसेस, एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इनिशिएशन. जो अपने आप नहीं शुरू होते बट हम इनिशिएशन कर दें एक बार वो तो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर रुकते भी नहीं. नंबर 1, लाइटनिंग ऑफ ए कैंडल इन्वॉल्विंग या इंक्लूडिंग बर्निंग ऑफ वैक्स. यदि हम किसी कैंडल को लाइटनिंग करते हैं तो वो बर्निंग ऑफ वैक्स के साथ साथ चलती रहती है जब तक वो ख़त्म नहीं होती. नंबर 2, कंबशन ऑफ मीथेन गैस. आपके पास मीथेन गैस है, इथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब कंबस्टिबल गैस होती हैं. यू कैन कंबशन दीज गैसेज ईजिली. फॉर एग्जाम्पल घरों में हमारे LPG होती है, एक बार आप इसको स्टार्ट कर दीजिए बर्निंग या कंबशन, देन दिस प्रोसेस कंटिन्यूस. थर्ड पॉइंट इज हीटिंग ऑफ द CaCO3 टू फॉर्म CaO एंड CO2. आप CaCO3 को हीट कर दो तो शुरुआत में प्रॉब्लम करता है, जब लेकिन इस हीटिंग करते हैं तो उसके बाद वो CaO और CO2 कंटिन्यूसली बनाता रहता है. नेक्स्ट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये कौन से प्रोसेस होते हैं? द प्रोसेस विच कैन टेक्स प्लेस नाइदर टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ नोर बाय इनिशिएशन. जो ना तो अपने आप होते हैं ना ही वो इनिशिएशन करने के बाद होते हैं, वो कहलाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. जैसे मैं बात करूं पहले वाला जो प्रोसेस है, एग्जांपल फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल. क्या एक प्रोसेस कभी भी ऐसा हो सकता है कि वाटर बिना किसी मेहनत के ऊपर अपने आप चला जाए? वो जब यदि आप थोड़े बहुत देर के लिए करवा भी दोगे प्रोसेस तो जैसे ही आप रोकोगे तो एकदम रुक जाता है, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ. नंबर 2, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक कोल्ड बॉडी है वो हॉट बॉडी को अपनी हीट ट्रांसफ़र कर सके. थर्ड इज डिफ्यूज़न ऑफ गैस फ्रॉम द लो प्रेशर टू द हाई प्रेशर. लो प्रेशर से हाई प्रेशर में गैस जो है डिफ्यूज़न करके मूव कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता. उल्टा हो सकता है कि कोई गैस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव कर जाए. फोर्थ पॉइंट, डिजोल्यूशन ऑफ द सैंड इन वाटर. वाटर को सैंड में यदि आप डिजोल्व करने की कोशिश करते हो, कितना भी डिजोल्व कर लो कुछ नहीं होने वाला. दिस प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी. इट इज़ द मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम. ये क्या होता है? किसी सिस्टम की रेंडमनेस या डिसऑर्डर जितनी होती है उसका मेजरमेंट बताता है. इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, यदि मैं 3 एग्जांपल लूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स वेल ऑर्डर अरेंज्ड हैं तो उसकी एंट्रोपी कम मानी जाती है.
लिक्विड में वही पार्टिकल्स थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, मोशन में होते हैं, तो उनकी एंट्रोपी या रैंडमनेस बढ़ जाती है, दैट्स वाई एंट्रोपी इंक्रीजेस। सिमिलरली अब गैस का एग्जांपल यदि लें हम, तो गैस के केस में भी रैंडमनेस पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा होती है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, रैंडमनेस या डिसऑर्डर ज़्यादा है, इसलिए उसको बोलते हैं एंट्रोपी इज़ हाई। क्लियर हुई बात सबको? एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप इसका। जैसे मैं क्लास में टीचिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लासरूम में, तो आप सब लोग मेरे सामने बैठे हुए वेल ऑर्डर, तो उस टाइम आपकी एंट्रोपी है बहुत कम। व्हेन बेल रिंग, पीरियड चेंज और द यू कैन से दैट हाफ टाइम टेक्स प्लेस, इंटरवल हो जाता है, देन यू विल मूव फ्रॉम हेयर टू देयर। बहुत सारे स्टूडेंट रूम से बाहर आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे विंडो से बाहर देखने शुरू हो जाते हैं, कुछ वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए बाहर चले जाते हैं, कुछ वैसे ही मौज मस्ती के लिए चले जाते हैं। देन द रैंडमनेस ऑफ योर क्लास इंक्रीजेज, मीन्स यू कैन से दैट एंट्रोपी इंक्रीजेज। इट इज़ ए स्टेट फंक्शन, ये भी एक तरह का स्टेट फंक्शन है एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, यानी कि क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा कितना है, इस बात पर नहीं डिपेंड करता नेचर क्या है। अब स्टेट फंक्शन है तो उसकी वैल्यू फाइंड करने का मेथड होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। सिमिलरली यदि आपको डेल्टा एस किसी रिएक्शन के लिए निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमने सॉलिड लिक्विड गैस वाला केस अभी डिस्कस कर ही दिया, एंट्रोपी इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज द डेल्टा एस। डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सेबल अपॉन टेम्परेचर, यानी कि रिवर्सेबल प्रोसेस में, कोई भी रिवर्सेबल प्रोसेस है उसमें जितने भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, उसको यदि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं, देन द एंट्रोपी चेंज विल बी कैलकुलेटेड। यूनिट ऑफ डेल्टा एस विल बी जूल्स पर केल्विन पर मोल या फिर कैलोरी पर केल्विन पर मोल। जनरली डेल्टा एस की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो उसको किलो जूल में हम रिप्रेजेंट नहीं करते, इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ जूल्स और कैलोरी। Therefore, entropy change delta S during a process is defined as amount of the heat absorbed isothermally and reversibly divided by absolute temperature. Absolute से हमारा मीनिंग है temperature in Kelvin at which it is absorbed. तो इसी फॉर्मूले को हमने डेफिनेशन फॉर्म में लिख दिया। व्हाट इज डेल्टा एस? इट इज़ द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आइसोथर्मली और रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट इज द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, delta S fusion. It is the change in entropy when one mole of the solid substance change into liquid. देखो फ्यूजन से पता चल रहा है साफ मेल्टिंग है प्रोसेस का एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो बोलना क्या है आपने, इट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वन मोल ऑफ द सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एंड डेल्टा एस फ्यूजन विल बी डेल्टा H फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज TM, where delta H fusion is enthalpy of fusion and Tm is the melting point. Similarly, next definition is there, entropy of vaporization. It is the change in entropy when one mole of the solid substance is changed into the vapors at its boiling point. इसमें भी सिंपल है, वन मोल ऑफ सॉलिड आपका चेंज हो रहा है इनटू द वेपर्स बॉइलिंग पॉइंट पे, एंड द फॉर्मूला इज डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, where delta H vaporization is equal to enthalpy of vaporization and TB is the boiling point. Now the next definition is entropy of sublimation. Same definition is there. It is the change in entropy when one mole of the solid substance changes into its vapors at a particular temperature without converting into liquid state also. कोई भी सॉलिड सब्सटेंस यदि लिक्विड में चेंज हुए बगैर वो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, देन द एंट्रोपी चेंज इन दैट प्रोसेस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फॉर्मूला विल बी डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर। डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड टी इज द पर्टिकुलर टेम्परेचर। सॉरी मुझसे यहाँ टी भी लिखा गया, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट इज़ टी, ओनली टी। नेक्स्ट इज द एंड स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ द एंट्रोपी चेंज। अब मैं अपने टॉपिक को वहीं घुमा के लिया जहाँ से स्टार्ट हुआ था। हमें बेसिकली स्पॉन्टेनिटी पे ध्यान देना था, स्पॉन्टेनिटी कैसे पता चलेगी, इसलिए हमने एंट्रोपी का टॉपिक पढ़ा है बीच में। स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंज, फॉर ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। कोई भी प्रोसेस होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे, तो उस टाइम टोटल एंट्रोपी चेंज आपकी पॉजिटिव होगी। देयरफॉर delta S total, if delta S total is greater than 0, process will be spontaneous. If delta S total less than 0, then the process will be non-spontaneous. If delta S is equal to 0, then the process is in equilibrium.
यदि डेल्टा एस में जीरो हो जाता है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंट्रोपी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। इसी से हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बनता है, जैसे आपने फर्स्ट पढ़ा था इसी तरह से सेकंड लॉ भी है, थर्ड भी सिलेबस में है हमारे। ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडाइनमिकली इरिवर्सिबल। जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा उसके लिए डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगी और वो थर्मोडाइनमिकली इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि रिवर्सिबल हो जाएगा तो डेल्टा एस टोटल आपका लेस देन जीरो हो जाएगा, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। अभी हमने ऊपर भी बोला था यही चीज़। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। तीन स्टेटमेंट हैं, आप कोई सा भी लर्न कीजिए, कोई सा भी लिखिए, मार्क्स फुल मिलेंगे आपको। बस लिखिए, एग्ज़ाम में लिखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे लिखते ही नहीं है, अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं क्वेश्चंस को, कई बार आंसर पता भी होता है तो भी नहीं लिखते हैं। दैट इज डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। यूनिवर्स नहीं कहना चाहते डेल्टा एस यूनिवर्स, तो आप डेल्टा एस टोटल भी बोल सकते हैं ग्रेटर देन जीरो, और टोटल का मतलब है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। अब इस मेथड में छोटी सी प्रॉब्लम है, हमने बोल तो दिया कि भाई डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेकिन मेजरमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हमारा सपोज रूम है, वो कोई कंटेनर है, तो वहाँ पर एंट्रोपी चेंज मेज़र करना ईजी होता है, बट इन केस ऑफ द सराउंडिंग इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आप इसीलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नया फंक्शन बनाया है यहाँ पर, गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी। मैथमेटिकली इट इज़ g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, इट इज़ ए स्टेट फंक्शन, एंड डेल्टा g इज इक्वल टू g2 माइनस g1। कभी भी कोई चीज़ स्टेट फंक्शन होती है तो उसको फाइनल माइनस इनिशियल करके ही मेजर करते हैं, वेयर g1 इज इक्वल टू इनिशियल गिब्स एनर्जी एंड g2 इज इक्वल टू फाइनल गिब्स एनर्जी। एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं डेल्टा g का, g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस था, इनिशियली हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, g1 इज इक्वल टू एच वन माइनस टी एस वन। सिमिलरली फाइनली लिखेंगे तो g2 इज इक्वल टू एच टू माइनस टी एस टू। इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दो, दोनों का डिफरेंस आ गया, एच टू माइनस एच वन रखो, टी एस टू माइनस टी एस वन को इकट्ठा रख लो, और इसके बाद टी कॉमन ले लो। जी टू माइनस जी वन बन गया आपका डेल्टा जी, एच टू माइनस एच वन बन गया डेल्टा एच, और एच टू माइनस एस वन बन जाएगा डेल्टा एस। देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और गिब्स एनर्जी इक्वेशन। अभी भी इसकी जी की डेफिनेशन नहीं आई, वो अब आएगी यहाँ से। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड नॉन मैकेनिकल वर्क। नॉन मैकेनिकल वर्क उसको बोलते हैं जो मैकेनिकल वर्क नहीं हुआ है, वेस्टेज हुआ है। कोई भी देखो इंजन वर्क करता है तो उसमें कुछ एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है, कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, ये नॉन मैकेनिकल वर्क वही है। देयरफॉर इट इज़ माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। आपने पीछे पढ़ा था जब सबसे पहले दूसरे लेक्चर में हमने बताया था आपको, पिस्टन होती है, उसके ऊपर हम प्रेशर लगा रहे हैं, सपोज कोई सिस्टम था, तो वहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम आता था, तो चेंज इन वॉल्यूम आने से यहाँ पे वर्क आ जाता था। ये सपोज वॉल्यूम आपका चेंज होता था, डेल्टा वी बनता था, तो हम पी डेल्टा वी करके बोल देते थे, है ना। अब सपोज करो यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, तो नॉन एक्सपेंशन हुआ, कोई वर्क ही नहीं हुआ उस केस में, तो माइनस डेल्टा जी हो जाता है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी में वर्क में डिफरेंस आ जाता है। माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम भी बोला जा सकता है, कि जितना हुआ है वो डब्ल्यू मैक्सिमम या डब्ल्यू यूजफुल के इक्वल था। गिब्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज द thermodynamic quantity of the system, the decrease in whose value is equal to the maximum possible useful work that can be obtained from the system। ये क्या हो सकता है, द डिक्रीज इन whose वैल्यू इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम, जो हम एक सिस्टम से बना सकते हैं। स्पॉन्टिनिटी इन टर्म्स ऑफ द, अच्छा ये चीज़ों मैंने ऊपर बोला है आपको, वेस्ट और एनर्जी, कुछ ऐसे भी समझ लीजिए। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। सपोज़ करो आपका रेलवे इंजन हमने स्टार्ट कर दिया, तो जो वो उसके अंदर एक रोड सी होती है व्हील के अंदर, आपने देखा होगा वो रोड आगे पीछे मूव करती है, फ्रोथ एंड बैक, उससे चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। पिस्टन यू कैन से दैट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, डेल्टा वी बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है, बट एट द सेम टाइम इंजन बिकम्स हॉट, इंजन गर्म हो गया, एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग द साउंड एनर्जी, वो भी वेस्ट हो रही है, जो गर्म हो गया वो भी वेस्ट हो रही है, तो वो आपका यूज़ नहीं हो रही है एनर्जी। दैट्स वाई वही हमारा डब्ल्यू मैक्सिमम था जो हो सकता था, जो नहीं हो पा रहा है, या डब्ल्यू यूजफुल है, एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी। अब हमें स्पॉन्टेनिटी पे आना था, बेसिकली हम वहीं पे आ गए। स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी के टर्म्स में कैसे फाइंड करेंगे, द रिलेशन इज डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। अब इसको डिराइव करना है, देखो बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग।
और सराउंडिंग को हमने चेंज करना है, तो सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस का फॉर्मूला आप लगाओगे। डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। अब क्यू रिवर्सिबल को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच होता है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर चल रहा है प्रोसेस। डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। देखो जितना एंथैल्पी सराउंडिंग की चेंज हुई है वो कहाँ से गई होगी, सिस्टम से गई होगी, तो उतनी सिस्टम में कम हो गई, तो इसको माइनस भी लगाना पड़ेगा और डेल्टा एच सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। नाउ सपोज सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1, इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दो। इक्वेशन बिकम्स डेल्टा एच टोटल इज इक्वल टू डेल्टा सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। By multiplying t on both sides you will get t delta s is equal to delta s total is equal to t delta system minus delta h system, minus common and the equation becomes delta g system. फाइनल फॉर्मूला बन गया हमारा डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हम वहीं पे आगे देखो स्पॉन्टेनिटी पे, आपने पीछे पढ़ा था डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा जी सिस्टम कितना हो जाएगा, नेगेटिव। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा एस टोटल आपका नेगेटिव था, तो डेल्टा जी सिस्टम कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम की बात करें तो डेल्टा एस टोटल आपका जीरो होगा, देन डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशंस आप याद रखिए, सीधा सीधा आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस का उल्टा होगा इसका, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा एस भी जीरो होता है, डेल्टा जी भी जीरो है। फ़ायदा इस मेथड में ये हो गया हमारा कि जो अब हमें टोटल वर्क करना पड़ता था सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, अब वो हमारा सिर्फ सिस्टम से हो गया, और सिस्टम वाले में जल्दी हो जाता है मेजरमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, टुडेज लेक्चर इज़ फिनिशिंग नाउ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा लेक्चर। नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और अब आपको क्या काम करना है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब देखो, बेनिफिट उठाओ सब इसका। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि नए अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। बाय एवरीवन।